मैं आप सबका, सभी आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, दुकानदार भाइयों का, मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम नागरिकों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यह चुनाव एक अलग परिस्थिति में हो रही है। अभी 3-4 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि कोरोना के इस काल में चुनाव होना संभव नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति हमारे देश में, हमारे राज्य में बड़ी अवसरवादी हो गई है। नेताजी को जब लगा कि घर में चुपचाप बैठना चाहिए तो बोले घर में रहिए, थलिया बजाइए। और आज जब नेताजी को लग रहा है कि नहीं भाई, बाहर निकल करके चुनाव जीतना जरूरी है, तो कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, निकलिए, घर से बाहर आइए, क्योंकि उनको भाषण देना है, उनको मुख्यमंत्री बनना है, उनको प्रधानमंत्री बनना है, उनको एमपी और एमएलए बनना है। तो ये जो कठिन परिस्थिति है, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करता हूं, कोरोना की बीमारी अफवाह नहीं है, ये बीमारी है। और ये खुश होने वाली बात थोड़ी है, जो दुखी होने वाली बात है ना। अभी परसों मेरी यूनिवर्सिटी का मेरा जूनियर एक नौजवान लड़के की मौत कोरोना से हो गई। इसीलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि नेताजी अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, आप भी अपने जान माल के बारे में सोचिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। जो एहतियात बरतना चाहिए उस एहतियात को बरतिए, मेरा सबसे पहला अपील आप लोगों से यही है। और दूसरी बात ये कि इस लॉकडाउन ने हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख दी है। सीख क्या है कि इस देश में नेताओं को जनता से कोई लेना देना नहीं है। इतने स्वार्थी हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जब अस्पताल खोलना चाहिए था तो बोले घर का बत्ती बंद कर दीजिए, और जब दवाई देनी थी तो बोले थरिया पीट दीजिए। और अपनी जिम्मेवारियों से भाग करके कि भाई 15 साल में बिहार में अस्पताल क्यों नहीं खुले, 15 साल में स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर क्यों नहीं हुई, इस सवाल का जवाब देने की बजाय कौन कोना सौतली पुता कोना खेलना शुरू कर दिया। दूसरी बात, इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से हमारे ही भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को हजारों किलोमीटर पैदल चल करके, जब वहां पे लॉकडाउन के चलते काम धंधा बंद हुआ प्रदेश में, अपना घर वापस आना पड़ा हजारों किलोमीटर चल के। न बस था न ट्रेन था। उन्होंने सोचा कि जिंदगी जीने के लिए बाहर गए हैं, अगर मरने की नौबत आ जाए तो अपनी मिट्टी अपने गांव में जाकर के मरते हैं। इसलिए तो पैदल चल करके आए थे ना, कि भूखे भी रहेंगे तो गांव में रहेंगे, गांव वालों के साथ रहेंगे। लेकिन जब यहाँ वापस आए, कुछ दिन इंतजार किया, रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर से बसों में ट्रेनों में भर करके वापस चले गए। उस दर्द को आप याद कीजिएगा जब आप 3 तारीख को वोट करने के लिए जाइएगा कि ऐसा क्यों होता है। इतना बड़ा राज्य है, 12 करोड़ की आबादी है, भारत का सबसे कठिन एग्जाम होता है यूपीएससी। वहां जाकर के हम अच्छा करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, दिल्ली बंबई में जाकर के सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, गाड़ियां ठीक करते हैं, लोगों के दूसरे राज्यों के खेतों में जाकर के धान काटते हैं। हमारे पास स्किल नहीं है। कहते हैं प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया, अरे स्किल बिहार देखिए आकर के आपकी कितना स्किल है लोगों के पास, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास अवसर नहीं है। पढ़ने के लिए बाहर जाना है, काम करने के लिए बाहर जाना है। यहाँ तो तक कि बिहार में नया नया ब्याह हो तो कोई हनीमून मनाने का जगह नहीं है, उसके लिए दूसरे राज्य में ही जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है भाई? आप किसी धर्म की बात कीजिए, जैन धर्म के सबसे बड़े महात्मा बिहार में, बुद्ध धर्म के खुद भगवान बुद्ध बिहार में, सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह बिहार में, तमाम तरह की चीजें बिहार में हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि बिहार में सिर्फ लिट्टी चोखा है। ये साहब, ये बहुत बड़ा धोखा है। बिहार में सिर्फ लिट्टी चोखा नहीं है, बिहार में मुजफ्फरपुर की लीची भी है, हाजीपुर का केला भी है, अमरूद भी है, बेगूसराय का मक्का भी है, तमाम तरीके की चीजें बिहार में है। लेकिन लोग हमको इस तरह से देखते हैं कि जैसे उनके ऊपर हम भार हो। हम दूसरे के ऊपर भार नहीं है। दूसरे की जिंदगी हमारी मेहनत से चलती है, लेकिन हमारी जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि लोकतंत्र ने जो हमको ताकत दिया है, जमहूरियत ने जो हमको शक्ति दी है कि अपने वोट से हम सरकार बदल सकते हैं, इस बात को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए आप तमाम बुजुर्गों और नौजवानों से, माताओं बहनों से मैं अपील करने के लिए आया हूँ। 2019 में चुनाव लड़ा ले लिए ना, की कह रही हो? कह रही हो कि अस्पताल खातिर वोट दो। अस्पताल बनते एम्स बेगूसराय में, तो कोरोना के इलाज कराने पटना नहीं जाए पड़ते। बनते दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय, अपन बच्चा पढ़ल बेंगलोर नहीं जाए पड़ते। राजनीति अगर होगी और होनी चाहिए तो जनता के सवालों पे होना चाहिए। और इसीलिए इस बार जो हमने महागठबंधन बनाया है, यह मायने नहीं रखता है कि किसके पास कितनी सीट है, यह मायने नहीं रखता है कि किसके पास कौन सा चेहरा है। सवाल संख्या का नहीं, सवाल साहस का है। सवाल नेता का नहीं, नीति का है। सवाल चेहरा का नहीं, चरित्र का है। और हमने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार में बदलाव हो और जनता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये उसका वोट ले लेगा, वो उसका वोट ले लेगा। लग रहा था ना 2019 में कि नरवाला वाला भाई लोग जोर से बोलो, लगेंगे हम में नहीं, कोई शंका नहीं हो। इसीलिए हमने ये महागठबंधन किया है कि ये लड़ाई बदलाव की लड़ाई है। जन जन ने ठाना है, नया बिहार बनाना है, ये नारा लेकर के हम आए हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि मन में कोई शक शुबा नहीं, आर पार की लड़ाई है। कुछ मत देखिए, 243 विधानसभा सीट है, आप अपने सीट की गारंटी लीजिए। जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक विधायक कैंडिडेट से बहुमत मिलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर आप सरकार बदलना चाहते हैं तो सरकार बदलिए। और कुछ नौजवान दोस्तों ने हमको कहा, सब प्रचार करे वाला नौजवान सब कैंडिडेट बुढ़ा दिलिए, कैंडिडेट बुढ़ा दे मतलब बुझे छो, गाड़ी चलावे ना एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े छे। नहीं का छोड़ा जोश में कहीं गरिए में पलटाए थे, तो बूढ़ पुरान लोग रहते तब ना, रे कलमत चलाओ, दाया बाया ठीक से, बढ़िया से स्टीयरिंग काट। और एक बात, बीमारी होती है तो ऑपरेशन करने का जरूरत होता है ना, तो बिहार में तो कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी इलाज होना चाहिए। और जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो पंथ पड़ता है, नहीं किस चीज का? खिचड़ी का। कौन चावल का? तो पुरान चावल है राजेंद्र बाबू, ये विधायक रहे हैं ना, अनुभव है इनको, तो आपका समर्थन मिलेगा ना? हाथ उठा करके बोलिए, मेरा समर्थन मिलेगा। आप अगर समर्थन देंगे तो इसी तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और इस बार हम बिहार बदलेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।